आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो फोकस करता है जनरल स्टडीज़ सामान्य ज्ञान के उन क्वेश्चंस के ऊपर, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर जो एसएससी सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो इन जनरल इस तरीके के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और हम उन क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ऑब्जर्वेशंस को कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो हम वापस आते हैं अपने वीडियो के ऊपर और डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। चार ऑप्शन है हमारे सामने: जस्टिस महाजन, जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस वीरस्वामी और जस्टिस रामास्वामी। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, जस्टिस रामास्वामी। यहाँ पर हमको कन्फ्यूज नहीं करना है ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के बीच में, क्योंकि जस्टिस रामास्वामी का पूरा नाम था जस्टिस वीरस्वामी रामास्वामी, और उन्होंने अपना करियर शुरू किया था मद्रास हाई कोर्ट से। 1971 में वो मद्रास हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए गए थे। 1987 में उनको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर पोस्ट किया गया था, और 1989 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे। उनके खिलाफ जो स्कैंडल था वो सरफेस हुआ था 1990 में, जिसके ऊपर उनके ऊपर इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन ये महाभियोग प्रस्ताव संसद में 2/3 मेजॉरिटी होने की वजह से पारित नहीं हो पाया था, पास नहीं हो पाया था। और इस महाभियोग के लिए उनके जो डिफेंस लॉयर थे वो थे कपिल सिब्बल। ठीक, तो यहाँ पर हमने डिटेल्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे 1990 में, उस समय जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर दिए गए थे। अलग बात है इम्पीचमेंट पारित नहीं हो पाया, और 1994 में उन्होंने एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट लिया था। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है बदरुद्दीन तायब जी, दूसरा ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, तीसरा ऑप्शन है आनंद मोहन बोस और चौथा ऑप्शन है वीके चिपलंकर। तो यहाँ पर 1876 की बात हो रही है। उसके पहले 1875 में भी एक इंडियन लीग करके एक नेशनल लीग कह लीजिए, एक नेशनल संगठन कह लीजिए, स्थापित किया गया था। और चूंकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपने साथी आनंद मोहन बोस के साथ में मिलकर के इस इंडियन नेशनल एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया था, उसको फाउंड किया था। और सबसे पहला काम जो इस एसोसिएशन का था वो लोगों के भीतर राष्ट्रीय हितों से जुड़ी हुई बातों को लेकर के एक मत तैयार करना, एक उनकी ओपिनियन तैयार करना था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सौहार्द का वातावरण रहे, दोस्ती का वातावरण रहे, इसके तरफ भी काम करना। लोगों के बीच में एजुकेशन पहुंचाना, उन तक ज़रूरी शिक्षा सूचना पहुंचाना, ये भी इस संगठन का उद्देश्य था। और 26 सितंबर 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। पहली मीटिंग में रेवकृष्ण मोहन बैनर्जी को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था और आनंद मोहन बोस को इस एसोसिएशन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन, मलीमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, दूसरा शेयर बाजार सुधार, तीसरा कपड़ा क्षेत्र सुधार और चौथा न्यायिक विलंब। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। जस्टिस मलीमत ने सन 2000 में अपने क्षेत्र में काम करना शुरू किया था और अपनी रिपोर्ट को द देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर श्री लालकृष्ण आडवाणी को सबमिट किया था, जो गृह मंत्री भी थे, होम पोर्टफोलियो भी देखते थे। इस
इस समिति का मेन उद्देश्य था कि किस तरीके से जो भी कन्फेशन किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जा रहा है, या फिर एक टेस्टिमनी है जो कोई मरता हुआ व्यक्ति किसी डॉक्टर के सामने या किसी पुलिस ऑफिसर के सामने दे रहा है, तो उसको किस तरीके से न्याय प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो 24 नवंबर 2000 को जस्टिस मलीमत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 158 सिफारिशें दी, लेकिन सरकार ने उसको लागू नहीं किया। सबसे पहला उन जो मेन सिफारिशें थे उसमें सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। समिति ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा की थी और पुनः अधिनियमित करने की सिफारिश की, और इन कानूनों को सजा, संपत्ति और जमानत के संबंध में समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने उसकी सिफारिश की। और ये रिपोर्ट उन्होंने तत्कालीन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर श्री लालकृष्ण आडवाणी को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला सही होता है। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, मुशी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो भीमा नदी को हम चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं, जो दक्षिण पूर्वी दिशा में 861 किलोमीटर बहती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर के गुजरती है और बाद में चल करके ये कृष्णा नदी में जाकर के मर्ज कर जाती है, विलय हो जाती है। भीमा नदी का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। इसी तरीके से मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो तेलंगाना राज्य में बहती है, ठीक। और हैदराबाद का जो शहर है वो मूसी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। हिमायत सागर और उस्मान सागर जो बांध हैं वो भी इसी नदी के ऊपर बनाए गए हैं, जो हैदराबाद के लिए वाटर सोर्स की तरीके से यूज़ किए जाते हैं। और ये नदी विकाराबाद के निकट अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जो हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में है, और नदी पूर्व की ओर बहती है और 140 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो भीमा और मूशी दोनों नदी कृष्णा की सहायक नदियां हैं, जो दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जो बहुत सारे प्रदेशों से होकर के निकलती है, और ये दोनों नदियां उसकी सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पहला ऑप्शन है हमारा आश्रिवी तौग, दूसरा ऑप्शन है किरण बेदी, तीसरा ऑप्शन है सुंदरी नंदा और चौथा ऑप्शन है कंचन चौधरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 सुंदरी नंदा। तो AGMUT कैडर के 1989 बैच की सुंदरी नंदा पहली महिला IPS अधिकारी हैं जिन्हें पुडुचेरी पुलिस का प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले वो दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर थीं। AGMUT ये कैडर है जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और UT स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरीज के में ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के लिए, चाहे वो IAS से रिलेटेड हों, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हों या IPS से रिलेटेड हों, उनकी पोस्टिंग को या उनके कामकाज को देखता है। और सुंदरी नंदा इसी तरीके से पहले दिल्ली में पोस्टेड थी, बाद में उनको पुडुचेरी राज्य का पुलिस प्रमुख बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसका दूसरा नाम था बाघ बचाओ अभियान। ये हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी, तो उनको बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था सन 1973 में। और अगर तारीख की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1973 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। सबसे पहले 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे, जो आज की तारीख में 52 हैं, मतलब कि उन अभयारण्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 2006 में जो कुल बाघ बचे हुए थे उनकी संख्या थी 1499। 2010 में जंगली बाघों की संख्या बढ़कर के 1701 हो गई थी, और 2014 में बाघों की संख्या बढ़कर के 2226 हो गई थी।
अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट के अनुसार 2018 में बाघों की संख्या बढ़ करके 2967 हो गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था वो धीरे धीरे करके सफल होता चला गया। इससे संबंधित जानकारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को हम 29 जुलाई को मनाते हैं और बाघों की गणना की जो उनकी जो काउंटिंग है हर 4 वर्ष पे की जाती है, ये देखने के लिए कि उनकी संख्या कहीं कम तो नहीं होने जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1973। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है गोगरा, दूसरा ऑप्शन है छम, तीसरा है धाम और चौथा है नाट्य। और इसका सही आंसर है छम। छम एक नृत्य प्रणाली है जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही है, ये बाकी जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ये बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें नकाब पोशी कहना चाहिए, मास्क लगा करके, रॉब्स पहन करके, मतलब कि अलग अलग किस्म के वस्त्र पहन करके और इस नृत्य को किया जाता है। छम नृत्य बौद्धों में जड़ों के साथ एक जीवंत नकाब पोश और वेशभूषा वाला अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान मानव की अधिक भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। ये बुद्धिस्ट कल्चर में किया जाने वाला बहुत सारे नृत्य प्रणाली में से एक नृत्य है जो स्पेशली बुरी आत्माओं या फिर कहते हैं उनको भगाने के नेगेटिविटी को दूर करने के लिए किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक। और इसकी पहली महिला महासचिव के बारे में जब बात की जाए तो फातिमा दियाना सईद, ये हमारा ऑप्शन निकल करके आता है ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड ऑप्शन है हमारा एंटोनियो गुटरेस विच इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 है हमारा हिमहा न्यायमने किन्सले, वो भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। चौथा ऑप्शन है मेडेलाइन अल्ब्राइट, वो भी सही ऑप्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन फातिमा दियाना सईद वो हमारा सही ऑप्शन है। और फातिमा दियाना सईद मालदीव की रहने वाली थी। सार्क देश के सदस्य देशों की संख्या है 8, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान आते हैं। इस सहयोग संगठन के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था अब्दुल एहसान, जो बांग्लादेश के रहने वाले थे और जिनका कार्यकाल 1987 से लेकर के 1989 तक था। इस संगठन की स्थापना 1985 में की गई थी। ये कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं जिनको हमको जानना चाहिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। उस दर्रे का नाम बताइए, उस पास का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अपने आप में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है, जो उत्तराखंड से होकर के पास करती है। और इसके ऑप्शन से हमारे पहला ऑप्शन है लिपुलेख, दूसरा ऑप्शन है खरदुंगला, तीसरा ऑप्शन है बनिहाल दर्रा और चौथा ऑप्शन है पेंसी लॉ, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर के रास्ते में आता है, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा दुर्गम है, जहाँ पर जो स्लोप है दोनों तरफ में, एक तरीके से एक वैली है और दोनों तरफ बहुत ही हाई स्लोप है, कहना चाहिए एक डिफ़िकल्ट स्लोप है जिससे होकर के यात्रियों को गुजरना पड़ता है। दिल्ली से लिपुलेख तक की जो डिस्टेंस है वो 696 किलोमीटर की है और जिसमें ओवरऑल काफ़ी जो रास्ता है वो काफ़ी टफ है और जिसको पार करके यात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाना होता है। अगला कोई प्रश्न है हमारा, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ डोमिटियन, दूसरा श्री मावो भंडार नायके, तीसरा ऑप्शन है गोल्डा मायर और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं। एलिजाबेथ डोमिटियन साउथ अफ्रीका की अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सन 1976 में अपना पद ग्रहण किया था।
गोल्डा मायर इजराइल की चौथी प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जो 1967 में जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। गोल्डा मायर ने अपना कार्यभार सन 1969 में संभाला था। और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर श्री मावो भंडार नायके, उन्होंने वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने अपना कार्यभार सन 1960 में संभाला था। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके थी जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। यहाँ पर एक रुचिकर तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि श्री मावो भंडार नायके की पुत्री का नाम था चंद्रिका कुमार तुंग। वो भी श्रीलंका की प्रधानमंत्री भी बनी और बाद में श्रीलंका की राष्ट्रपति बनी। और एक रुचिकर बात और ये भी थी कि जब चंद्रिका कुमार तुंग श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, जब चंद्रिका कुमार तुंग श्रीलंका की राष्ट्रपति बनी थी, तब श्री मावो भंडार नायके दोबारा से वापस से श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। तो श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और आधुनिक विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वह श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की नेता थी और सन 1960 में वह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आपसे आगे के कुछ प्रश्नों को लेकर के और कई सारे रुचिकर तथ्यों को लेकर के। थैंक यू वेरी मच। दैट विल बी ऑल। थैंक यू वेरी मच।